हेलो गाइस, वेलकम टू करियर लॉन्चर चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एसबीआई क्लर्क 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उन सभी पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही प्रीवियस ईयर कट ऑफ पर भी हम डिस्कस करेंगे और क्या सिलेबस है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट। जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो 27 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की 17 मई 2021 है। तो आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म 17 मई से पहले पहले फिल करने होंगे और जो पेमेंट डेट है वो भी आपकी 17 मई 2021 है, यानी कि 17 मई इवनिंग तक, यानी कि इवनिंग 5 बजे तक का टाइम होता है, आपको अपना पेमेंट भी करना होगा। जो एग्जाम डेट है प्री एग्जाम की, वो ये टेंटेटिव डेट है जून 2021। ठीक है। उसके बाद अभी जो इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है मेंस एग्जाम की, वो 31 जुलाई 2021 दी है। सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट। जो आपकी एज है वो 1 अप्रैल 2021 को काउंट की जाएगी और इस डेट को मिनिमम एज 20 इयर्स और मैक्सिमम एज 28 इयर्स, यानी कि 20 से कम नहीं होनी चाहिए और 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, कैटेगरी वाइज एज में छूट दी जाती है। तो आप सभी जानते हैं, अगर ओबीसी की हम बात करें तो 3 इयर्स की छूट होती है, एससी एसटी को 5 इयर्स की छूट होती है। तो इस बारे में आप सभी को मालूम है, तो ये छूट उसके अकॉर्डिंग मिलती रहेगी जो भी रूल्स है। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, या अगर आप कंप्लीट नहीं भी हुआ फाइनल ईयर में, उस केस में भी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट उसके लिए क्लियर गिवन है कि आपका जो डिग्री है ये वो 16 अगस्त 2021 तक आपको मिल जानी चाहिए। इससे पहले मिल जाए या इस डेट तक मिल जानी चाहिए। ठीक है। फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन आल्सो अप्लाई, बट द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन और ऑन बिफोर 16 अगस्त 2021। ठीक है। तो या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए या प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे आप प्रूफ कर पाए कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है 16 अगस्त 2021 तक। अगर आपका रिजल्ट 16 अगस्त 2021 तक आ जाता है, आप प्रूफ कर सकते हैं और आप फाइनल ईयर में हैं, तो आप इसे फिल कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि इस डेट तक आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है आपको फिल करने का, क्योंकि ये यहाँ पर क्लियर मेंशन है। दूसरी चीज कि आप अदर स्टेट से भी फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट से आप फिल कर पाएंगे, बट आप फिल किसी एक ही स्टेट से करेंगे। अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी से फिल कर सकते हैं, आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली से फिल कर सकते हैं। ठीक है। बट अगर आप दिल्ली में रहते हैं और यूपी से फिल करना चाहते हैं, या आप यूपी में रहते हैं आप दिल्ली से फिल करना चाहते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, बट किसी एक स्टेट से ही आप फिल कर पाएंगे फॉर्म। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली से भी फिल कर दें और यूपी से भी फिल कर दें। उसके साथ में दूसरी कंडीशन ये है कि आप जिस स्टेट से भी फिल करेंगे उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे अगर आप गुजरात से फिल कर रहे हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए। ये आप पहले देख लीजिए, जब आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो उन्होंने सर्कल वाइज डिवाइड कर दिया है, कितने स्टेट उन्होंने हिंदी में लिए हैं, कितने उन्होंने गुजराती में लिए हैं, कितने पंजाबी में लिए हैं, वो स्टेट वाइज आप देख लेंगे वहां पर। उस सर्कल को देखते हुए आप फॉर्म फिल करें, क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे स्टेट से फिल कर दिया फॉर्म और उसकी लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आती है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
ठीक है, अब आ जाते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस पर। सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पर दो फेस होंगे, एक होगा आपका प्री और एक होगा आपका मेंस। दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और ऑनलाइन होंगे। प्री की अगर हम बात करें तो प्री आपका 100 मार्क्स का होगा और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और जिसके लिए ये 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। फर्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा, सेकंड आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, एंड थर्ड रीजनिंग एबिलिटी होगा। इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और न्यूमेरिक एबिलिटी आपके 35 क्वेश्चन यानी मैथ्स, और रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर हम मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश के लिए 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स के लिए आपके 35 मार्क्स, और रीजनिंग के लिए भी आपके 35 मार्क्स हैं, यानी टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। इसके लिए टाइम डिवाइड है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सेक्शन को कितना भी टाइम दे सकते हैं। इंग्लिश के लिए आपके फिक्स है 20 मिनट्स, और मैथ्स के लिए भी फिक्स है 20 मिनट्स, और रीजनिंग के लिए भी फिक्स है 20 मिनट्स। जैसे ही आपके 20 मिनट्स कंप्लीट होते हैं, नेक्स्ट सेक्शन अपने आप आ जाएगा और जिस सेक्शन पर आए वो क्लोज हो जाएगा, यानी 20 मिनट्स फिक्स है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यह एसबीआई में आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं आईबीपीएस में आपको 2 कट ऑफ क्वालिफाई करने होते हैं, एक आपका सेक्शनल कट ऑफ होता है और दूसरा आपका ओवरऑल कट ऑफ होता है। सेक्शनल कट ऑफ जैसे यहाँ पर ये 3 सेक्शन है, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, तो यहाँ पर आपको तीनों सेक्शन इंडिविजुअल भी क्वालिफाई करने होंगे और उसके साथ साथ आपको ओवरऑल भी क्वालिफाई करना होगा। ऐसा काफी स्टूडेंट के साथ होता है कि उनके सभी सेक्शन क्लियर होते हैं बट उनका ओवरऑल कम रह जाता है और वो नॉट क्वालिफाई हो जाते हैं। और ऐसा भी काफी स्टूडेंट के साथ होता है कि उनका ओवरऑल काफी अच्छा होता है, वो क्वालिफाई होते हैं, बट किसी एक सेक्शन में वो रह जाते हैं, उनका क्वालिफाई नहीं हो पाता है सेक्शन, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल भी क्वालिफाई नहीं हो पाता है, यानी कि वो नेक्स्ट स्टेज में नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पर आपके साथ ये एक प्लस पॉइंट है कि आपको सेक्शन क्लियर नहीं करने होते हैं, ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर आपको बस ओवरऑल दिखना है, सेक्शन कट ऑफ नहीं देखना है। और सेक्शन कट ऑफ कितना जाता है ये भी हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी। ठीक है, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ये ऑनलाइन मोड में रहेगा और 1 आवर का आपका ये पूरा कंप्लीट पेपर रहेगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग रहती है आपकी, अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/4 निगेटिव हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, अगर आप गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा, आप माइनस में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी आप गलत क्वेश्चन ना करें, क्योंकि उससे आप माइनस में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड फेस रहेगा आपका मेंस एग्जाम। मेंस में आपका जनरल, फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंक्लूड हो जाएगा, तीनों वो सेक्शन तो रहेंगे ही आपके पास जो वहां पर थे प्री में, यानी कि इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये तो रहेंगे ही। यहाँ पर आपके पास एक और इंक्लूड हो जाएगा जिसे हम जीए बोलते हैं, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं जीए में और 50 मार्क्स रहते हैं, और इसके लिए आपका जो टाइम है वो 35 मिनट्स फिक्स है। जैसे 35 मिनट्स आपके कंप्लीट होंगे, नेक्स्ट सेक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा और ये सेक्शन क्लोज हो जाएगा। सेकंड सेक्शन है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए आपके 40 मार्क्स फिक्स हैं, और इसके लिए भी आपको 35 मिनट्स टाइम मिलेगा। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स होंगे, और टाइम होगा आपके पास 45 मिनट्स। इसके लिए 45 मिनट्स का टाइम है आपके पास। और फोर्थ सेक्शन है आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके पास कंप्यूटर एप्टीट्यूड के भी आएंगे, काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, और आज के टाइम में इतनी कंप्यूटर की नॉलेज सभी को रहती है, बट फिर भी आपको थोड़ी पढ़ाई जरूर कर लेनी चाहिए, थोड़ा फंडामेंटल पार्ट कंप्यूटर का पढ़ लेना चाहिए।
इसमें आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे और जिसके लिए 60 मार्क्स होंगे और इसके लिए भी टाइम 45 मिनट्स होगा। टोटल 190 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा और जिसके लिए टाइम होगा 2 hours 40 minutes, 2 घंटे 40 मिनट का आपका ये पेपर होगा। ये भी आपका ऑनलाइन मोड में ही रहेगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी आपकी सेम है 1/4। अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1/4 कट हो जाएगा। जितना भी सही करने पर आपको मार्क्स मिलता है, गलत करने पर माइनस हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कितने का 1 मार्क्स का, अगर आप गलत करते हैं तो -0.25 मार्क्स आपका कट हो जाएगा, माइनस में चले जाएंगे आप। तो इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि कोई भी गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हो आपसे, क्योंकि इससे आपका काफी लॉस होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम एसबीआई क्लर्क 2021 सिलेबस। आपका सिलेबस क्या है, थोड़ा सिलेबस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस पर तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। आपने देखा कि हमारा प्री और मेंस 2 फेज में एग्जाम होगा। टॉपिक हमारे प्री में रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एंड इंग्लिश, ये 3 टॉपिक हैं और मेंस में हमारे पास जीए और इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये तीनों टॉपिक हैं प्री के, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपसे पूछे जाएंगे? लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, डेटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटी, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, अल्फाबेट टेस्ट, स्लोप्स, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग। ये टॉपिक है आपके प्री के सिलेबस में। अब हम बात करते हैं मैथ्स में। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आएंगे? सिंप्लीफिकेशन। देखिए, सिंप्लीफिकेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपसे बेसिक कैलकुलेशन पर बेस्ड होंगे क्वेश्चन और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्लर्क लेवल में। प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सर्ट्स इंडेक्सेस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन से सिर्फ 2D से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरिया से। सिलेबस में आपके इंक्लूड है 3D भी, बट उससे क्वेश्चन आने के काफी चांसेस कम है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि ये 2D से ही क्वेश्चन आएगा। और डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई, रेशो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सीरीज ये आपका कॉमन टॉपिक होता है मैथ्स में। क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तो मैथ्स में पूछा जाएगा, बट ये टॉपिक रीजनिंग में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कॉमन है रीजनिंग और मैथ्स दोनों में। कुछ एग्जाम में ये रीजनिंग में पूछा जाता है, बट बैंकिंग में ये हमेशा मैथ्स में पूछा जाता है। एंड परसेंटेज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपके मैथ्स के टॉपिक हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश लैंग्वेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, मिसलेनियस, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर सपोर्टिंग एंड पैराग्राफ कंप्लीशन, ये आपके इंग्लिश के टॉपिक हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें और भी काफी टॉपिक हैं जो सिलेबस में है, बट उनसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। हमने वही टॉपिक लिए जिससे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ्स की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैथ्स में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर सीरीज। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि नंबर सीरीज रीजनिंग और मैथ्स दोनों में ही पूछा जाता है आपसे, बट बैंकिंग में ये हमेशा मैथ्स में आता है। अगर आप अदर एग्जाम देंगे तो आपसे रीजनिंग में पूछा जाएगा। तो नंबर सीरीज बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम लेवल की बात करें तो इजी लेवल रहता है। 5 में से कभी कभी हो सकता है कि एक क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछ लिया जाए, बाकी 5 में से 4 तो इजीली आप कर लेते हैं। बस प्रैक्टिस कीजिए, ये आपका स्कोर काफी अच्छा बना देते हैं। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, 5 क्वेश्चन आपके डीआई के पूछे जाएंगे आपसे। ये भी
बहुत ज्यादा टफ नहीं होते, एक एवरेज लेवल रहता है इनका भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कभी इजी आ जाते हैं, कभी एवरेज आ जाते हैं, बट बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, क्योंकि क्लर्क लेवल में कल जो आपका लेवल रहेगा वो थोड़ा आसानी रहता है, इजी रहता है। उसके बाद में जैसे कि हम आपको बता चुके थे कि सिंप्लीफिकेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन से कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपकी बेसिक कैलकुलेशन इंक्लूड होगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, बोर्ड मास, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, यही सब रहेगा, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इजी होते हैं, ठीक है। यही वो क्वेश्चन है जो आपका स्कोर काफी अच्छा बना देते हैं। उसके बाद हम अर्थमेटिक की बात करते हैं। अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं, यानी कि जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, मिक्सचर, एलिगेशन, ये सभी टॉपिक जो हमारे अर्थमेटिक के, इन सभी से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये भी एक इजी टू मॉडरेट, यानी कि एक एवरेज लेवल तक ही पूछा जाता है, ये भी हाई लेवल क्वेश्चन नहीं होते हैं। टोटल अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये आपके टोटल 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। और सभी क्वेश्चन का अगर हम एक एवरेज लें तो एक बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं ये, एवरेज लेवल तक ही वो आपसे पूछते हैं। बस अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। तो यहां पर हमने डिस्कस किया मैथ्स पर, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंग्लिश पर। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक एवरेज लेवल क्वेश्चन होते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इजी लेवल होता है। स्पेलिंग एरर से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इजी लेवल होता है। एरर डिटेक्शन के आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इजी लेवल होता है। और सिंगल फिलर्स से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये थोड़ा एवरेज लेवल क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश में। और अगर ओवरऑल बात करें तो इंग्लिश आपकी इजी होती है, ठीक है। बस अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आपको काफी इजी लगेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम रीजनिंग। रीजनिंग से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये देख लेते हैं। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, टोटल 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से। दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड ही है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, इसीलिए हमने दोनों को एक साथ लिया है। टोटल 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट, एक एवरेज लेवल तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन काफी इजी भी होंगे, कुछ एवरेज लेवल रहेंगे। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, इस पर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका जो लेवल है वो आपका इजी टू मॉडरेट होता है, यानी कि कुछ आसान होंगे, कुछ मॉडरेट लेवल यानी एवरेज लेवल के क्वेश्चन होंगे। डायरेक्शन टेस्ट यानी कि डायरेक्शन सेंस, इससे आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपके इजी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद स्लोक्स, स्लोक्स से आपसे स्लोक से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपका इजी लेवल होते हैं, काफी आसान होते हैं। उसके बाद इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपके इजी होते हैं। एंड अल्फाबेट बेस्ड पजल, इससे आपसे 1 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी आपका इजी लेवल होता है। टोटल 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और अगर ओवरऑल हम देखें ये पेपर कैसा रहेगा रीजनिंग का, तो ये ओवरऑल इजी रहता है, ठीक है। टोटल 35 क्वेश्चन। तो अगर आप एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं तो देखिए आप अच्छे से जानते हैं टॉपिक बहुत सारे होते हैं, बट ये वो टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। और ये एक हमने जो प्रीवियस ईयर हमारे पास डेटा है उससे आपको ये नंबर ऑफ क्वेश्चन बताए। कभी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कम या ज्यादा हो जाता है, बाकी ओवरऑल यही रहता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इन टॉपिक से। अब हम बात करते हैं
कट ऑफ की, जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ था वो कितना गया था। तो यहाँ पर हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। बाकी आप अच्छे से जानते हैं कि बाकी जो से हम बात कर रहे हैं ओबीसी या एससी एसटी, तो जनरल से कम ओबीसी का कट ऑफ होता है और ओबीसी से कम एससी और एसटी का कट ऑफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है ये जनरल कैटेगरी का डेटा है, और ये आपका जो डेटा है आउट ऑफ 100 है, 100 में से, क्योंकि आप जानते हैं आपका जो प्री एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर ये स्टेट है और किस स्टेट में कितना कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, ये कट ऑफ दिया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश का 68 था, हम मेन मेन स्टेट देख लेते हैं। जैसे बिहार, बिहार का कट ऑफ गया था आउट ऑफ 100 68.75, 100 में से 68.75 था बिहार का कट ऑफ। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली का काफी हाई था 76.25, 100 में से कितना था 76.25। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, ये भी 68.75 था। महाराष्ट्र 59.75, काफी कम गया था। उसके बाद हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब का भी काफी हाई था 77.50। हरियाणा 72.75, राजस्थान 68.75। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो कट ऑफ गया था वो था आपका 71। ये सभी 100 में से है। उत्तराखंड 69.75, ये आपके कट ऑफ है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम एक एवरेज कट ऑफ लेके चलें तो अगर आप 80 मार्क्स ले आते हैं तो कंफर्म आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी आपका प्री 100% क्वालिफाई होगा। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम कट ऑफ गया है वो सबसे ज्यादा 77 गया है। ठीक है, तो अगर आप 77 से ऊपर यानी कि 80 को अगर अपना टारगेट करके चल रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे, आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा। तो बेटर है अपना टारगेट आप 80 बनाकर चलिए। बाकी कट ऑफ दो बातों पर डिपेंड करता है, फर्स्ट वैकेंसी और सेकंड पेपर का लेवल। तो वैकेंसी तो आप देख रहे हैं कि काफी है, वैकेंसी कम नहीं है, वैसे इससे ज्यादा ही वैकेंसी आया करती थी, बट इस बार थोड़ी कम है प्रीवियस ईयर से। अप्रोक्स 8,000 के आसपास वैकेंसी आती थी, बट इस बार 5,000 प्लस वैकेंसी है, बट ये अभी इंक्रीज हो सकती है। तो 5,000 भी कम नहीं है, काफी है। तो पहली चीज तो ये कट ऑफ डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी पर, और दूसरा पेपर के लेवल पर। देखिए, अगर पेपर बहुत ज्यादा इजी आ गया है तो आप अच्छे से जानते हैं 100 क्वेश्चन आए, 100 के 100 क्वेश्चन इजी हैं, तो इनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें से कोई 90 कराएगा, कोई 95 कराएगा, कोई 98 99। तो जब मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे तो कट ऑफ भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पेपर इजी है। वहीं पर अगर पेपर टफ रहता है तो कट ऑफ नीचे आ जाता है, क्योंकि आपको पता है जैसे हम मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे 35 आएंगे, टाइम कितना मिलेगा 20 मिनट्स मिलेगा। ठीक है, तो क्या आप अच्छे से जानते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है अगर मैथ्स के क्वेश्चन हाई लेवल रख दिए जाएं तो क्या 20 मिनट्स में आप 35 क्वेश्चन कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जब क्वेश्चन होंगे ही नहीं सभी तो कट ऑफ कैसे ऊपर चला जाएगा। बट ऐसा भी नहीं है क्या 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन मैथ्स के नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन इजी है तो बिल्कुल 20 मिनट्स में भी 35 हो सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। हमेशा देखा जाता है कुछ क्वेश्चन जरूर थोड़े हाई लेवल लगा दिए जाते हैं। देखिए, पेपर अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना है, ये पहले से अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको टेस्ट देने जरूरी है, क्योंकि ये आप टेस्ट के साथ साथ सीखेंगे। क्वेश्चन पेपर क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और नॉट क्वालिफाई के लिए एक ही क्वेश्चन काफी होता है। अगर आपने पेपर में एक क्वेश्चन भी गलत सेलेक्ट कर लिया, वही आपका सिलेक्शन रोक देता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, जितना जरूरी होता है कि कौन सा क्वेश्चन किया जाए, उससे ज्यादा जरूरी होता है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया जाए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन काफी होता है आपका सिलेक्शन रोकने के लिए। मान लीजिए मैथ्स में आपने एक ऐसा क्वेश्चन पकड़ लिया जिसने आपका 5 मिनट या 6 मिनट उसने ले लिए,
अब आप सोच रहे होंगे चलिए अगर एक क्वेश्चन हमने ऐसा पकड़ भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपने किसी भी एक क्वेश्चन को 5 मिनट दे दी और वो आपसे फिर भी सॉल्व नहीं हुआ, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, आपके अंदर डर आ जाता है। उसके बाद क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी गिर जाता है। क्योंकि पेपर क्वालिफाई करने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल का भी होना जरूरी होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप उन क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते हैं जो आपको आते हैं। तो इसलिए जरूरी है ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ना करें जिसमें आप फंस जाएं और अपना टाइम बर्बाद कर लें। ठीक है, तो ये बात हो गई है यहाँ पर कट ऑफ की। तो हम यहाँ पर कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। देखिए, आप में से दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। कुछ होंगे जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस स्टूडेंट होंगे कुछ, और कुछ फ्रेशर होंगे। तो देखिए, हम दोनों ही स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट है उन्हें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो जैसे कि आप जानते हैं लास्ट डेट 17 मई है फॉर्म फिल करने की। तो और एग्जाम डेट आपके जून में है, यानी कि आप मानकर चलिए कि आपके पास 1 मंथ है, 1 महीना है। तो 1 महीने में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाए और आपका सिलेक्शन हो जाए? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट है। जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट है उन्हें सबसे पहले अपना सिलेबस देखना चाहिए कि उन्हें कितना सिलेबस पढ़ना है, किन किन टॉपिक को टारगेट करना है, और ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिसमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। उन टॉपिक को टारगेट करना चाहिए। ठीक है, उन टॉपिक को जैसे हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सीरीज है, और सिंप्लीफिकेशन है। सभी टॉपिक के बारे में हमने बताया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या करना है, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें लगता है कि अभी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है या कॉन्सेप्ट भूल गए हैं, तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उन टॉपिक को रिवाइज करें। पहला काम रिवीजन। ठीक है, रिवाइज करिए। उसके बाद सेकंड सेकंड क्या करना है, रिवाइज करने के बाद आपको उन टॉपिक के सेक्शनल टेस्ट देने हैं। यानी कि अपना टाइम लगा लीजिए और जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनके सेक्शनल टेस्ट दीजिए। वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि आपके जो टाइम है वो फिक्स एग्जाम में हर एक सेक्शन को 20-20 मिनट्स ही लगे मिलेंगे आपको। तो सेक्शन वाइज भी आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो कुछ प्रैक्टिस आपको सेक्शन वाइज कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको फुल लेंथ मॉक देने चाहिए। फुल लेंथ मॉक यानी कि कंप्लीट जिस पैटर्न पर आपका एग्जाम आएगा। आपके 100 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और टाइम कितना होगा आपका? 1 आवर होगा। तो आपको अपना टाइम लगाना चाहिए 1 आवर, और 1 आवर में 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और आपको देखना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और टेस्ट देने के बाद देखिए, टेस्ट देना ही जरूरी नहीं होता है। हम देखते हैं काफी स्टूडेंट बस टेस्ट देते हैं, उसके बाद में बस अपना स्कोर देखा और बस छोड़ दिया। टेस्ट देने से जितना फायदा आपको होता है उससे ज्यादा फायदा आपको एनालिसिस करने से होता है। टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस जरूर किया करें। एनालिसिस का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपने सही किए हैं वो तो आपके सही हो गए, उन्हें देखकर ज्यादा खुश मत होइए। ठीक है, अब आप उन क्वेश्चन को देखिए जो आपने गलत किए हैं। इंप्रूवमेंट आपसे आपके अंदर आएगा उन क्वेश्चन से जो क्वेश्चन आप गलत किए हैं। आप देखिए वो क्वेश्चन क्यों गलत हो गए। कई बार ऐसा होता है कि बस आपने थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करा, उसके बाद आपको लगता है कि इसका आंसर ये आएगा, आप तुरंत लगा देते हैं और वो गलत हो जाता है। कहीं ऐसी गलती तो नहीं हो रही है? दूसरा क्या होता है, जल्दी जल्दी में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सही, और फिल करते टाइम आप गलत फिल कर देते हैं। कहीं ये गलती तो नहीं हो रही है? तीसरी मिस्टेक आप क्या करते हैं अपनी कैलकुलेशन में, कई बार क्या करते हैं आप 3 × 2 = लिखना क्या होता है 6, और लिख देते हैं 7 या 5 या कुछ और लिख देते हैं। कहीं इस टाइप की गलती तो नहीं हो रही है? या फिर क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है?
अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका कॉन्सेप्ट नहीं आता तो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिवाइज करिए और सीखिए उसे, ठीक है। बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बुक मत पढ़िए, जितनी ज्यादा आप बुक पढ़ेंगे उतने ज्यादा आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। कोई भी एक बुक सेलेक्ट कर लीजिए और उस पर अपनी अच्छे से पकड़ बनाइए। ये नहीं है कि हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट 8-8 10-10 बुक खरीद लेते हैं, वो एक ही टॉपिक में खो जाते हैं और कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। तो टेस्ट देने के बाद में एनालिसिस हमेशा कीजिए कि जो क्वेश्चन गलत हो गए हैं वो क्यों गलत हुए, और जो गलती हुई है वो अगेन रिपीट ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं आप में इंप्रूवमेंट हो, आपका स्कोर इंप्रूव हो जाए, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो गलती आपने एक बार की है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई एक्सपीरियंस स्टूडेंट के लिए। अब हम बात करते हैं फ्रेशर के लिए। फ्रेशर के लिए तो काफी टफ है, क्योंकि ओनली 1 मंथ और पूरा सिलेबस है। तो देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि इतने कम टाइम में आप फुल सिलेबस पढ़ लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या टारगेट करना है, सिर्फ उन टॉपिक को टारगेट करिए जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100%, ठीक है। उन टॉपिक को, तो टॉपिक हमने लिख दिए थे, आपको मालूम है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिलेबस की बात यह है कि सिलेबस तो आप अच्छे से जानते हैं, काफी सिलेबस है, बट हमें क्या टारगेट करना, उन मेन टॉपिक को जिनसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उन्हें टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले आप उन टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझिए, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पर मत पहुंच जाइए। अगर आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे तो एग्जाम में सब मिक्सअप हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने जरूरी है। बेसिक पढ़िए और बेसिक के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक पढ़िए, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागिए, अदरवाइज एग्जाम में ये शॉर्ट ट्रिक आपका साथ नहीं देती है। शॉर्ट ट्रिक भी तभी साथ देती है जब आपको बेसिक आता है, तो बेसिक हमेशा सीखिए, उसके साथ साथ शॉर्ट ट्रिक सीखिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से टाइम हमारा सेव होता है, इसलिए जरूरी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद सेकंड प्रोसेस आपको क्या करना है, अपना अपने टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। जितने, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, हमने अभी लिखा था, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, ये जरूरी है आपके लिए। उसके बाद थर्ड, फुल लेंथ टेस्ट दीजिए और उस पर एनालिसिस कीजिए, ठीक है। तो यही आपका प्रोसेस है, बस आपको यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करना है इन टॉपिक का। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे तो आपको, जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट है, जो पहले एग्जाम दे चुके हैं, उसके कंपेयर में आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन होगी वो हम पोस्ट करते रहेंगे। तो ये जरूरी है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आगे जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा जैसे कोई वीडियो हम पोस्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।